हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जिसका कोड है BCS 101, जिसको आमतौर पे सी लैंग्वेज बोला जाता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है। वैसे तो ये सब्जेक्ट मैंने लगातार 8-10 सालों तक पढ़ाया है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जनरली मैं इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं प्लेसमेंट वाली क्लासेस को लेने में ज़्यादातर बिजी रहता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने 8-10 साल पढ़ाया है, तो मैं अपने पूरे अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि भले आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी कम आती है, नहीं आती है, फिर भी आप इस सब्जेक्ट को बड़े आराम से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के आप निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग आज उन टॉपिक्स की बात करते हैं जिन टॉपिक्स को पढ़ के आप इस सब्जेक्ट को बहुत ही आराम से थ्रू कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। ये एक ऐसा है, मतलब क्वेश्चन है जिसमें आप जान लीजिए कि 3 साल में 2 साल, मतलब 3 बार में 2 बार तो आता ही आता है। ठीक है। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ब्लॉक डायग्राम का मतलब कि जो डिजिटल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हम आप यूज करते हैं, वो कैसे काम करता है। तो उसमें कुछ इनपुट यूनिट होती हैं, कुछ आउटपुट यूनिट होती हैं, और उसमें क्या होता है, आपका स्टोरेज यूनिट यहाँ हो गई और यहाँ पर कंट्रोल यूनिट हो गई, जिसको आप CPU बोलते हैं। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। मतलब इनपुट यूनिट अगर आप ऐसे याद रखिए कि जो इनपुट डिवाइसेज है उसको इनपुट यूनिट मान लीजिए, जो आउटपुट डिवाइसेज हैं जिनसे आप आउटपुट लेते हैं उसको आउटपुट यूनिट हो गया। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में डेटा कहीं स्टोर होगा, दैट इज स्टोरेज यूनिट। और इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए हमारे पास ये दो यूनिट है, कंट्रोल यूनिट और ALU, जिसको सिंपल भाषा में CPU बोला जाता है। तो आप ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का अगर याद रखेंगे तो आपको ये एग्जाम में आना ही आना है। मतलब ये मान के चलिए कि लगभग हर साल ही ये क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम आता है, और कभी कभी कम नंबर का आता है, कभी ज्यादा नंबर का आएगा, तो सारे कंपोनेंट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसके बारे में ये नोट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोट्स मैं आपको शेयर भी कर लूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। और उनमें सारे जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने बड़े समराइज फॉर्म में डिफाइन करके रखा है, तो आप आराम से उसको डाउनलोड करिए और फिर पढ़िए। ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम हमें पढ़ लेना है, एकदम आसान टॉपिक है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, इसमें जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ें तो यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पता ही है आपको कि जैसे आप जो विंडोज यूज करते हो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो एक तो आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आपको क्या याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए काम करता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को कंट्रोल एंड मैनेज करता है, एक तरीके से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। और आता है उसके फंक्शंस, मतलब ये 4 फंक्शन आप याद रखिए कौन कौन से। मेमोरी मैनेजमेंट, ये आपको याद रखना है। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, कौन सी फाइल कहाँ पे जाकर स्टोर होगी, कब डिलीट होगी, तो कैसे डिलीट होगी, ये सारी चीजें क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, ढेर सारे काम एक साथ कंप्यूटर के अंदर होते हैं, उसको प्रोसेस बोलते हैं, तो वो कैसे सिंक्रोनाइज फॉर्म में होंगे, वो प्रोसेस मैनेजमेंट है। डिवाइस मैनेजमेंट, आप कभी कीबोर्ड लगाते हैं, कभी माउस लगाते हैं, तो कैसे काम करेंगे, किस तरीके से काम करते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, किस फाइल को बनाना है, फाइल का फॉर्मेट क्या होगा, एक्सेट्रा। ठीक है। कंप्यूटर की सिक्योरिटी और नेटवर्किंग, इतने सारे ये हमारे कंप्यूटर के, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है, फंक्शंस हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके फंक्शंस बताइए। तो अगर आप इन हेडिंग को याद रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि अगर हेडिंग आपको सही से याद है तो अंदर के कंटेंट आप लिख सकते हैं 2-2 लाइन, उतना कोई ज्यादा पढ़ता नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखें, लेकिन फिर भी आप जनरल इन हेडिंग को याद रखें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पिछले कई सालों से आ रहा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जनरेशन का मतलब है कि जैसे कंप्यूटर की जनरेशन होती है वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी जनरेशन होती है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले आई मशीन लैंग्वेज, मतलब द लैंग्वेज ऑफ जीरो एंड, सबसे पहले जनरेशन में आई थी। उसके बाद सेकंड जनरेशन में आई असेंबली लैंग्वेज, जिससे हमारा असेंबलर वगैरह बनता है, जो कंपाइलर में इस्तेमाल होता है। थर्ड जनरेशन में आपकी बनी C++, जावा, विजुअल बेसिक जैसी लैंग्वेजेस थर्ड जनरेशन में बनी। फोर्थ जनरेशन में आपके पास थोड़ा और हाई लेवल की एब्स्ट्रैक्शन आया, जिसमें बनी HTML, CSS, PHP, पाइथन, SQL जैसी लैंग्वेजेस बनी। फिफ्थ जनरेशन में AI का दौर रहा, जहां पे मरकरी, प्रोलॉग जैसी लैंग्वेजेस बनी। और सिक्स जनरेशन में ऐसी लैंग्वेजेस बन रही हैं जहां पे कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप से चीजें काम हो जाती हैं, तो आप मिनिमम कोड करिए, मैक्सिमम आउटपुट लीजिए। तो कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट आजकल चल रहा है सिक्स जनरेशन में। तो आपको ये याद रखना है, सबके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है
कि कंप्यूटर जनरेशंस कौन कौन सी हैं, कंप्यूटर जनरेशन नहीं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की जनरेशंस। जैसे कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर की भी जनरेशन होती है लेकिन वो नहीं पूछा जाता, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जनरेशन। तो जो आप जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस जावा अचानक से थोड़ी बन गई, उसकी जनरेशन क्या है। तो सबसे पहले आई थी हमारे पास क्या, मशीन लैंग्वेज, फिर आई असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस पे से काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के हिसाब से, दैट इज मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है, जहां पर डेटा आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है, दैट इज मेमोरी। तो आपने पढ़ा होगा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो मेमोरी का ये जो आपको ये जो डायग्राम है ना, इस पिरामिड को आपको याद रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप बाबा आदम के जमाने की है लेकिन फिर भी आजकल चला आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक टेप, ये सबसे क्या होता है, ये देखिए, ये सबसे स्लो होती है, उससे ये फास्ट 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 होती है। लेकिन वॉल्यूम में ये सबसे ज्यादा होती है, उससे कम ये होती है, उससे कम ये होती है, उससे कम ये होती है, सबसे कम ये होती है। तो ये सबसे फास्ट होती है लेकिन सबसे कम होती है। तो आपको ये एक तरीके से आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये किस किस तरीके से होता है। तो मैग्नेटिक टेप आपका है, मतलब ये बहुत पुराने जमाने का है, आज तो चलता भी नहीं है ये। तो ये भी डेटा को स्टोर करता था परमानेंटली। उसके बाद आया मैग्नेटिक डिस्क, जिसको आप हार्ड डिस्क बोलते हैं। फिर आई आपकी प्राइमरी मेमोरी, जिसको आप मेन मेमोरी बोलते हैं, जिसका आप रैम एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद है कैश मेमोरी, और फिर आपके पास है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको इस पिरामिड को याद रखना है। जब भी मेमोरी पूछे तो इसके बारे में आपको सिंपल लिख देना है। और ये ध्यान रखना है जैसे कि मोटी मोटी बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैग्नेटिक मेमोरी क्या होती है, ये सबसे स्लो होती है लेकिन वॉल्यूम में सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, मतलब हार्ड डिस्क, ऐसे समझिए जैसे आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी है, दैट इज मैग्नेटिक डिस्क। तो ये क्या होती है, ये भी काफी ज्यादा होती है लेकिन स्लो होती है। जैसे आप देखिए रैम 8 जीबी होगी, तो हो सकता है मैग्नेटिक डिस्क आपके सिस्टम में 1 टीबी होगी, है कि नहीं। मेन मेमोरी, तो रैम आपके सिस्टम में जो रैम लगी है 8 जीबी 16 जीबी जो वो रैम है, दैट इज रैम। तो ये है आपकी मेन मेमोरी। और फिर आपकी आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत कम होती है, और उससे भी कम में होती है क्या, रजिस्टर मेमोरी, जो काफी फास्ट एक्सेसिंग मेमोरी मानी जाती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से, इसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, और बहुत ही आराम से अगर आप इसको पढ़ ले गए तो ये आपको काफी नंबर दिलवा देगी और आपके पास होने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे क्या, फ्लो चार्ट। देखिए फ्लो चार्ट के जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये सिंबल तो बिल्कुल आप रट लीजिए, आपको इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। आपको पता है कि ये स्टार्ट है, ये फ्लो लाइन है, ये पैरेललोग्राम है। तो ये क्या होता है, ये इनपुट आउटपुट काम में आता है, ये प्रोसेस के काम में आता है, ये डिसीजन लेने के काम में आता है। तो याद रखिए मोटा मोटा, ठीक है। इसकी ये क्या है, स्टार्ट एंड, ये क्या है, फ्लो, ये क्या है, इनपुट आउटपुट, ये क्या है, प्रोसेस, और ये क्या है, डिसीजन। ये याद रखिए, इसके हिसाब से इन सबका सिंबल याद रखिए। अब इसमें कौन सा फ्लो चार्ट पूछ लेगा, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जब भी पूछता है फ्लो चार्ट तो जनरली सिंबल के साथ पूछता है। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले सिंबल को पूछेगा, फिर उसको पूछेगा, मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप 2.5 नंबर तो पा ही जाएंगे अगर आपने इसको लिख लिया तो। आप इसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। ये सिंबल याद रखिए, और इस पे 2-4 फ्लो चार्ट के क्वेश्चन अगर आप कर लीजिए तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, बड़े आराम से आपको ये बन जाएगी। उसी के साथ आपको एल्गोरिदम भी पूछता है। एल्गोरिदम में ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम बिल्कुल सिंपल, स्टेप बाय स्टेप किसी भी कोड का जो एग्जीक्यूशन का मेथड होता है उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। और एल्गोरिदम की ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इनपुट आउटपुट डेफिनेटनेस इफेक्टिवनेस एंड टर्मिनेशन, ठीक है। कि हर एल्गोरिदम में कुछ ना कुछ इनपुट होगा, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, वो कहीं ना कहीं जाकर के खत्म होगा, ठीक है। वो इफेक्टिव होगा, मतलब कोड जो लिखा होगा छोटा होगा और इफेक्टिव होगा, और कोड कहीं ना कहीं जाकर के खत्म होगा, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम की डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है। और अगर ये ज्यादा नंबर का है तो एक चीज को आपको एलोबरेट भी कर देना है, ठीक है। जनरली एल्गोरिदम लिखने को भी आता है और एल्गोरिदम की थियरी भी आती है कि एल्गोरिदम क्या है, उसके फीचर्स बताइए। तो अब क्या है, फीचर्स आपके सामने है, इसको आप पढ़ लीजिए और आप याद रखिए, बिल्कुल आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब बात आते हैं कि यहाँ पर ये यूनिट 2 से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब आपसे कोई ये तो पूछेगा नहीं, एक आध नंबर के 2 नंबर में भले आ जाए कि टेनेसी चेनेसी को बनाया था, ठीक है। तो इन सब चीजों को कोई आपको पूछने वाला है नहीं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रहना चाहिए। मतलब कभी सी का मतलब प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर ये है, आप देख सकते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको एक इस तरीके का प्रोग्राम लिख के दिखाना होता है। बाकी इसमें आपसे क्या पूछता है,
आपको जो इसमें जब सबसे ज्यादा पूछता है वो तो जैसे मान लीजिए तो सारे ऑपरेटर्स हैं आपके, ऑपरेटर्स पूछ रहा है, कभी कभी पूछता है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये सारे ऑपरेटर्स की कैटेगरीज हैं, इनको आप याद रख सकते हैं, आपने इसको पढ़ा भी होगा। अब इन सारी कैटेगरी में एक क्वेश्चन तो मॉडुलो पे बन सकता है अक्सर, ठीक है। मॉडलो बन सकता है, जहां मॉडलो को इस्तेमाल करके हम लोग डिजिट को रिवर्स कर सकते हैं, डिजिट को अलग अलग कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो मॉडुलो को ढंग से पढ़ लीजिएगा। स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, ये इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसे नहीं आते, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात आ सकती है वो आ सकती है जैसे कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर, इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर क्या है, और उससे रिलेटेड कोई एक आध दो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। टर्नरी ऑपरेटर आपको पता ही है क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने समझाया भी है कि कंडीशन, ठीक है, कंडीशन अगर सही है तो ये, नहीं तो ये, ठीक है। बिल्कुल आप आराम से इसको देख सकते हैं कि अगर कंडीशन सही है तो ये काम करेगा, नहीं तो कौन काम करेगा, ये काम करेगा। अब जैसे मैंने कहा दिया गया नंबर इवन है कि ऑड है, इसको टर्नरी से कैसे करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। आपने क्या करना है, आपको एक यहाँ पे नंबर है तो नंबर को आप क्या करिए, नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आता है तो प्रिंट ऑफ, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या क्वेश्चन मार्क, प्रिंट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इवन, नहीं तो प्रिंट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑड। ये मैंने बेसिक लॉजिक आपको लिख दिया। अब इससे पहले बस आपको नंबर को रीड करना है और कोई काम नहीं करना है इसमें। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टर्नरी ऑपरेटर तो क्योंकि थोड़ा सा अटपटा ऑपरेटर होता है तो इसके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कंडीशन, कंडीशन अगर सही है तो इवन, मतलब नंबर 2 से डिवाइड होकर 0 आ रहा है तो इवन, नहीं तो क्या प्रिंट हो जाए, ऑड प्रिंट हो जाए आपको, ठीक है। अब यहाँ पर और बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर से कई बार साइज ऑफ नहीं, बिट वाइज ऑपरेटर में भी कई बार बात होती है, तो इन सब की मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, अगर आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं कि हर एक ऑपरेटर को मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि बिट वाइज क्या काम करता है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे नहीं पूछेगा आपको, ये बिट वाइज ऑपरेटर काम हो सकता है कि अगर कोई छोटा क्वेश्चन का आउटपुट निकालना हो तो वहां पे बिट वाइज काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन काफी कम ऐसे आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ डिसीजन मेकिंग वगैरह से क्वेश्चन बहुत छोटे मोटे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, आपको इसमें मैं बहुत रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करिए। हाँ, आप कम से कम इफ और स्विच में डिफरेंस को पता, या आप याद रखिए कि इफ और स्विच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इफ और स्विच का डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक ये क्वेश्चन है जो आपको थ्योरेटिकल रूप में आप पढ़ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वो मैं भी आपको समझाता भी हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है कि अगर हम लोग देखें तो इफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, इफ स्टेटमेंट, और इफ के 3 वेरिएशन है, इफ एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी अनसॉल्व हैं, आप चाहें तो इसको सॉल्व करके एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लैडर में एक क्वेश्चन बहुत खास है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि 3 नंबर में बड़ा नंबर, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसको करना कैसे, एकदम आसान क्वेश्चन है। जैसे 3 नंबर में बड़ा नंबर अगर आपको निकालना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो आपने करना है INT मेन, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपने कहा कि भाई ABC 3 वेरिएबल ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, आप तीनों नंबर को रीड कर लो, आप कह दो कि एंटर क्या 3 नंबर्स, आप कोई मैसेज दे दो यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्कैन ऑफ %d कामा एड्रेस ऑफ, 3 वैल्यू लेना, 3 बार लिखिए %d कामा एड्रेस ऑफ A, एड्रेस ऑफ B एंड एड्रेस ऑफ C, ठीक है। अब इन तीनों में से बड़ा नंबर कैसे मिलेगा, एकदम सिंपल ढंग से मिलेगा। हमने कहा कि अगर पहला बड़ा है दूसरे से और पहला बड़ा है तीसरे से तो कौन बड़ा है, तो हम कह सकते हैं प्रिंट ऑफ क्या, /n लार्जेस्ट इज इक्वल टू %d कामा पहला, नहीं तो अगर दूसरा बड़ा है पहले से और दूसरा बड़ा है तीसरे से तब कौन बड़ा है, प्रिंट ऑफ /n लार्जेस्ट इज इक्वल टू %d कामा b, नहीं तो कौन बड़ा है, आप क्या कह सकते हैं, प्रिंट f /n लार्जेस्ट इज इक्वल टू %d कामा c, दैट्स इट, डन। रिटर्न 0 लिख के खत्म करिए बात को, है ना। तो सिंपल सा हो गया। क्या किया हमने, पहले हमने 3 नंबर लिया, ठीक है। तो 3 नंबर लेके हमने क्या किया, 3 नंबर लिया, कहा पहला बड़ा दूसरे से, पहला बड़ा तीसरे से तो पहला बड़ा है, नहीं तो दूसरा बड़ा है पहले से, दूसरा बड़ा है तीसरे से तो दूसरा बड़ा है, नहीं तो तीसरा बड़ा है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट किया है, तो ये क्वेश्चन आप एक तरीके से समझ लीजिए, बिल्कुल आराम से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है।
उसी तरीके से यहाँ पे क्या किया है, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ एक टर्म है, इसको आप याद रखिए कि जब इफ के अंदर इफ होता है तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, ये टर्म याद रखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कभी बार पूछा जा सकता है। स्विच का सिंटैक्स जरूर याद रखिए। तो इफ और स्विच में जहां तक बात है, इफ और स्विच को जरूर आप याद रखिए कि इफ और स्विच में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस मेन होता है किसका, सिंटैक्स का, कि इफ लिखने का तरीका अलग होता है, स्विच का तरीका अलग होता है। स्विच वहां के लिए सुटेबल होता है जहां पर ढेर सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे यहाँ पे बहुत ढेर सारी कंडीशंस हैं और फ्लैट कंडीशंस हैं, है ना, सीधा ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो। जब फ्लैट कंडीशंस होता है तो यहाँ पे वहां पे ज्यादा बेहतर क्या होता है, स्विच होता है, जब ज्यादा नंबर ऑफ कंडीशंस ज्यादा हो और फ्लैट हो। फ्लैट मतलब सीधे सीधी हो। ठीक है, तो वहां पे स्विच होता है। एक और होता है कि हम लोग जनरली इफ के अंदर क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि ए बड़ा है बी से। जैसे आपने अभी देखा ऊपर कि आपने लिखा कि ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से। हम लोग इस तरह के एंड ऑपरेटर या आर ऑपरेटर लगा सकते हैं इफ के अंदर, जबकि स्विच के अंदर इसको हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं जो आपको इफ और स्विच के अंदर आपको याद होने चाहिए कि इफ और स्विच में क्या डिफरेंस है। ये भी एग्जाम में अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लूप। अब भाई लूप से तो क्वेश्चन भर भर के आते हैं। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि लूप क्या है, ठीक है। तो लूप किसी भी काम को रिपीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। लूप कितने तरीके का होता है, तो 2 तरीके का होता है, लूप एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल। मतलब अगर इसको मैं आपको सिंपल बताऊं तो आपको कैसे याद रखना चाहिए, आपको ऐसे याद रखना चाहिए कि ये लूप है। लूप की 2 कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी, एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल्ड, एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या, जो पहले कंडीशन चेक करे। पहले कंडीशन चेक करे का मतलब क्या, कि किसी भी काम को होने के लिए जो पहले कंडीशन चेक करे कि भाई कंडीशन सेटिस्फाई है तब हम ये काम करेंगे, दैट इज एंट्री कंट्रोल। और एग्जिट कंट्रोल का मतलब क्या, कि एक बार काम होने के बाद, आप ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी जगह पे खाना खाने गए, ठीक है, आप आजकल तो चाट फुल्की पे जाते हैं तो वो पहले दुकान वाला कहता है पहले जाओ भैया कूपन ले लो। तो जब पहले आप कूपन लेते हैं दैट इज एंट्री कंट्रोल। ठीक है, और ढाबे पे आप खाना खा लेते हैं तब आपसे वो बिल आपको लेके आता है, दैट इज एग्जिट कंट्रोल। कहने का मतलब जहां पहले ही कंडीशन चेक हो जाए दैट इज एंट्री कंट्रोल, और जहां बाद में चेक हो दैट इज एग्जिट कंट्रोल। तो एंट्री कंट्रोल में क्या होता है, एंट्री कंट्रोल के एग्जाम्पल कौन से हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। और एग्जिट कंट्रोल का एग्जाम्पल कौन सा है, डू व्हाइल लूप। तो आप इसको याद रखिए, फॉर लूप का सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आपको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लूप का सिंटैक्स, आपको पता भी होगा। अब फॉर लूप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टोरियल। ये सदियों से आता हुआ क्वेश्चन है जो हमेशा से आया है और हमेशा से आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन। अब मैं एक एक क्वेश्चन का अगर ड्राई रन करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो मैं हर एक क्वेश्चन का ड्राई रन नहीं करूंगा, बल्कि मैं थ्योरेटिकल टॉपिक पे ज्यादा फोकस करूंगा कि किसी तरफ पढ़कर आप पास हो जाएं। ठीक है, तो अब इसका ड्राई रन समझना है तो मैंने फैक्टोरियल की वीडियो बना रखी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी हो सके किसी भी दिए गए नंबर का फैक्टोरियल एग्जाम में आने वाला बहुत पेट क्वेश्चन है। दूसरा, फैक्टोरियल आपको पता है ना क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, मैं मोटा मोटा आपको समझाता हूँ कि जैसे हमने कहा फैक्टोरियल 5 का, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 120। अब अगर इस प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है मैं जल्दी से आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने एक नंबर लिया, ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक नंबर लो, और यहाँ पे आपने एक नंबर लिया, तो जैसे आपने नंबर लिया, मान लीजिए आपने नंबर लिया 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप इस लूप को ध्यान से देखें तो लूप चलिए नंबर से लेके 1 तक, और फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई है, जहां पे फैक्ट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमने अगर इसको ड्राई रन में आपको करके दिखाई देता हूं कि जैसे यहाँ पर आप सपोज करिए आई है, और यहाँ पे क्या है आपका फैक्ट है, आपने नंबर क्या लिया है 5, तो यहाँ पे आप देखिए अगर शुरुआत में, तो यहाँ पर क्या है आई इक्वल टू नंबर, मतलब नंबर आई की वैल्यू कितनी, नंबर मतलब 5, तो 5 बड़ा है 1 से, सही बात है, अंदर आया तो फैक्ट की पिछली वैल्यू इंटू आई, तो फैक्ट की पिछली वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 इंटू आई, तो 1 इंटू आई मतलब 5, ठीक है। फिर आई माइनस माइनस आई घट गया 4 हो गया, तो 5 इंटू मतलब फैक्ट की पिछली वैल्यू इंटू आई मतलब 4, फिर ये 3 हो गया, फैक्ट की पिछली वैल्यू इंटू 3, फिर ये 2 हो गया, फैक्ट की पिछली वैल्यू इंटू 2, फिर ये 1 हो गया, फैक्ट की पिछली वैल्यू इंटू 1, और ये फाइनली रिजल्ट कितना आ गया 120, जो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया। तो ये आपका फैक्टोरियल है। उसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, किसी भी दिए गए नंबर का फिबोनाची नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। फिबोनाची में आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या होता है, 2 नंबर हम लोग मान लेते हैं, एक नंबर 0 एक नंबर 1,
इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और एक लिमिट नंबर मांगते हैं कि भाई कितने टर्म आपको प्रिंट कराना है। तो आपको मान लीजिए कि आपने कहा यार मुझे 8 टर्म प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो चूंकि 2 टर्म तो हम पहले ही मान चुके हैं, तो अगर लिमिट 2 या 2 से कम है तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने कहा कि जब 2 से ज्यादा हो तभी बात करो। क्या बात करनी है, ए और बी को प्रिंट करा दो। तो आप देख सकते हैं ए और बी प्रिंट हो गए। लूप चलाया 1 से लेकर लिमिट -2 तक, तो इसका मतलब लूप चलेगा -2 मतलब 6 बार लूप चलेगा। और क्या हो रहा है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी इक्वल टू क्या हुआ, ए प्लस बी, तो ए और बी को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1, 0 प्लस 1, मतलब हमने इस 0 को और इस 1 को जोड़ दिया, कितना आया रिजल्ट, 1 आया। अब क्या किया, सी को प्रिंट कर दिया, यहाँ मैंने इसको प्रिंट करा दिया। अब ए इक्वल टू बी, तो ए के अंदर बी आ गया और बी के अंदर क्या आ गया, सी आ गया। फिर क्या किया हमने, सी इक्वल टू अगेन ए प्लस बी, तो 1 1 2, फिर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी, 2 1 3। इस तरीके से 6 बार चलेगा। और आपको पता ही है कि क्या होता है, यहाँ 0 1 होता है, 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5, इस तरीके से हमारा फिबोनाची नंबर चलता है। तो आप इस प्रोग्राम को समझ लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी आपको लगे, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। x टू पावर n की मतलब x का मल्टीप्लाई कितनी बार, n बार। तो हमने एक वैल्यू दे दिया, मान लीजिए 2, और एक दे दिया 3। तो 2 to 3 का मतलब क्या होता है, 2 into 2 into 2, मतलब 2 की पावर 3 का मतलब होगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसीलिए देखिए हमने x लिया, n लिया, 1 से n तक लूप चलाया, क्योंकि 2 पावर 3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब n बार लूप चलाया, और x का बार बार क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो रिजल्ट है उसको यहाँ प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कम पूछता है, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। अब बात आती है व्हाइल लूप की। तो पहली बात तो कि फॉर और व्हाइल में क्या फर्क है, ये भी क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोनों में। पहली बात तो दोनों का पर्पस सेम होता है, बस दोनों के सिंटैक्सेस क्या हैं, अलग अलग हैं। तो पर्पस दोनों का सेम है, लेकिन सिंटैक्स दोनों के अलग अलग है, इस बात को याद रखना है। बाकी सब कुछ सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें पहला जो है वो है डिजिट को रिवर्स करने की लॉजिक, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक भी है और अक्सर एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन की, किसी भी दिए गए नंबर के डिजिट को रिवर्स करना है। तो मैं इसको आपको फ्लो चार्ट भी बना के दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, मतलब इसके फ्लो को समझा देता हूँ। रिवर्स करने का मतलब कि जैसे अगर हमने कहा भाई 123 दे तो 321 आ जाए। अब ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, मैं आपको इसको एक बार जल्दी से डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ कि ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल नंबर लिया, मान लीजिए इस नंबर की वैल्यू कितनी है, 123। अब आपने कहा यार कि क्या है कि नंबर बड़ा है 0 से, तो हमने चेक किया क्या 123 बड़ा है 0 से, सही बात है। r इक्वल टू नंबर मॉड 10, तो r इक्वल टू कितना है 123 डिवाइड बाई 10। तो आपको पता है कि जब 123 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार जाएगा, बचेगा कितना 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आया, 3 को हमने यहाँ पे रख दिया। फिर रिवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, रिवर्स की पिछली वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है, तो 0 इंटू 10 प्लस r मतलब 3, और नंबर कितना हो गया, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10 मतलब 123 डिवाइड बाई 10 मतलब कितना हो गया 12 हो गया। फिर आपने इसको लूप चलाया, अब ये नंबर की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी, फिर लूप घुमा, क्या 12 बड़ा है 0 से, सही बात है। अब r के अंदर कितना आया 12 मॉड 10, तो जब आप 12 को 10 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचेगा कितना 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब रिवर्स इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 0 प्लस 3। यहाँ पे आप देखिए रिवर्स की पिछली वैल्यू कितनी है 0 इंटू 10 प्लस 3, तो ये 0 प्लस 3 मतलब 3, तो 3 इंटू 10 प्लस 2, और नंबर कितना हो गया 12 डिवाइड बाई 10 का मतलब 1। फिर लूप चली, क्या 1 बड़ा है 0 से, सही बात है। r इक्वल टू कितना हो गया 1 मॉड 10, तो 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पे 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 बच जाएगा, बचेगा 1, तो ये आ गया 1। रिवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे कितना ऊपर था, यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे तो 30 प्लस 2 32, तो 32 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है। और नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि जब आप 1 को 10 से भाग देंगे तो 0 आया ना यहाँ पर, तो 0 हो गया। तो अब नंबर जब 0 हो गया, तो चूंकि हमने कहा कि लूप तब तक चलो जब तक कि नंबर बड़ा है 0 से, तो जैसे ही नंबर 0 हो जाएगा लूप फेल हो जाएगी। तो फाइनली आप देखिए रिवर्स के अंदर क्या है, रिवर्स के अंदर अगर आप यहाँ देखें तो 32 इंटू 10 प्लस 1 तो कितना आएगा 321 आपका आ जाएगा, जो आपका 123 का क्या है रिवर्स है, जिसको आपने प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन में, अब जितने भी क्वेश्चन है इसके, आपको सारे क्वेश्चन में इसी का पोस्टमार्टम होता है, ठीक है। आप चाहे आपने यहाँ पे क्या कहे, यहाँ पे है कि ये क्वेश्चन तो उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो अपने जानकारी के लिए देख सकते हैं, इस पर बात नहीं करूंगा। जो ज्यादा पूछा जाता है वो क्या है, पैलिंड्रोम है,
ठीक है। तो पैलिंड्रोम में क्या है कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो पैलिंड्रोम का मतलब एक ऐसा नंबर जो उल्टा सीधा एक समान हो। तो 121 का उल्टा कितना होता है 121, तो ये पैलिंड्रोम है। 123 का उल्टा कितना होगा 321, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये पैलिंड्रोम एक है, एक नहीं है। तो अब इसी को हमको करना है। तो भाई अभी रिवर्स करना, तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था ना, ये हमने रिवर्स करने की लॉजिक ही तो समझी थी। लेकिन रिवर्स में आपने देखा था कि नंबर क्या हो गया था, अंतिम में 0 हो गया था। यहाँ पे आपने देखा था। तो चूंकि नंबर यहाँ पे लूप के बाहर 0 हो जाएगा, इसलिए नंबर का बैकअप कहाँ पे रख लिया, एन के अंदर रख लिया। तो मान लीजिए आपने 121 दिया, तो एन के अंदर कितना है 121, और रिवर्स के अंदर कितना हो जाएगा 121। तो अगर दोनों मैच करते हैं तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं है। मतलब आपको रिवर्स और पैलिंड्रोम में सिर्फ एक ही चीज को अलग करना है। क्या करना है कि ये आपको चेक करना है, बस नंबर का एक जगह बैकअप रख लीजिए, और यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका हो गया, यहाँ चेक कर लीजिए। बाकी सेम रिवर्स वाला क्वेश्चन है, बस 2 लाइन बदली है, एक यहाँ पर ये, और बाकी ये कंडीशन लगा दिया कि एन रिवर्स के बराबर है तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं है। अगर आपको रिवर्स का क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन ना समझ में आए, इस क्वेश्चन ऐसा कोई डाउट है ही नहीं कि ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए। ठीक है। अब बात आती है कि आर्मस्ट्रांग, ये भी एग्जाम में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मस्ट्रांग आपको पता होना चाहिए कि क्या है। आपको पता है कि 153, अगर एक नंबर के डिजिट का क्यूब, जैसे 153 में क्या है 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 के क्यूब, अगर आप इसको जोड़ देंगे तो 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27, तो ये आ जाएगा वापस 153, और दोनों को मैच कर लेंगे। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो ये क्या है, ये आर्मस्ट्रांग है। ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जिसके डिजिट के क्यूब का सम वही नंबर आया। तो यहां पर भी वही पोस्टमार्टम की लॉजिक लग रही है, आप देख लीजिए। यहां पर भी नंबर का बैकअप रखा, क्यों, क्योंकि नंबर 0 हो जाएगा। यहां पर वही लॉजिक है, नंबर बड़ा है 0 से। यहां पर वही लॉजिक है, यहां पर वही लॉजिक है, यहां पर भी पिछली लॉजिक है, बस एक चीज बदल गई, s इक्वल टू एस प्लस आर इंटू आर इंटू आर। क्यों, ये चीज क्यों बदल गई, यहाँ पे ये चीज क्यों बदली, क्योंकि अब हमें हर डिजिट के, तो डिजिट कहाँ पे आ रही थी, डिजिट आ रही थी आर के अंदर। हमें क्या चाहिए था, क्यूब, तो हमने एक सम वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हमने इसका क्यूब स्टोर करवा दिया। तो आप बिल्कुल, अब आपने अगर इस क्वेश्चन को समझ लिया, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। एक ही जॉनर के क्वेश्चन है जो बड़े आराम से आपको कर सकते हैं, आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने वाइल डू वाइल में आपको एक फर्क समझाया है कि वाइल एक एंट्री कंट्रोल्ड है, डू वाइल एक एग्जिट कंट्रोल है। थ्योरी वाले भाई लोग इसको याद रखेंगे। वाइल में क्या होता है कि ये पहले कंडीशन को चेक करता है तब लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। डू वाइल में क्या होता है कि एक बार काम कर ही जाता है, उसके बाद मतलब एक बार काम करने के बाद फिर कंडीशन को चेक करता है कि सेटिस्फाई है कि नहीं है। और वाइल लूप काफी इस्तेमाल होता है, डू वाइल काफी कम इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो मेन वाइल डू वाइल में एक ही क्वेश्चन बनता है कि वाइल और डू वाइल में क्या फर्क है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर अभी आपको समझाया। तो इस क्वेश्चन को बड़े, मतलब इसको बड़े आराम से आप याद कर लीजिए, खूब अच्छे से आप समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ब्रेक पे एक क्वेश्चन बनता है, ये सब आप अपनी सुविधा के लिए चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें मैं बहुत रिकमेंड नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन प्राइम का, ये ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हर 3 बार में 2 बार या 3 बार में 3 बार तक पूछा जाता है। प्राइम नंबर का प्रोग्राम किसी भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आना लगभग तय होता है। तो किसी भी प्राइम क्या होता है आपको पता ही है, एक ऐसा नंबर, जैसे आपने कहा 11, तो एक ऐसा नंबर जो खुद एक, मतलब एक सिर्फ इसके 2 फैक्टर होंगे, मतलब या तो 1 से कटेगा तो 11 से कटेगा, बाकी किसी वैल्यू से नहीं डिवाइड होगा। कटेगा मतलब डिवाइड होगा। ठीक है। तो उस, लेकिन अगर कोई भी नंबर जैसे 9 है तो 9 क्या हो जाएगा, ये 1 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद 3 से डिवाइड होगा। तो कोई भी अदर देन 1 और इटसेल्फ अगर कोई नंबर डिवाइड होता है उसको प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइम है, प्राइम की लॉजिक में समझाऊंगा तो समय लगेगा। तो प्राइम की लॉजिक का मैंने बड़ा अच्छा वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको और डिटेल में देख सकते हैं। और अदरवाइज इस प्रोग्राम को आप याद कर लीजिए, एग्जामिनेशन के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइम का क्वेश्चन, प्राइम को चेक करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है। देखिए, नेस्टेड ऑफ लूप में ये पैटर्न पूछता है, लेकिन अब कौन सा पैटर्न पूछेगा, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा पैटर्न पूछेगा। तो अगर आप पैटर्न पे बहुत डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, पैटर्न प्रिंटिंग, मास्टरिंग इन पैटर्न प्रिंटिंग में वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं, वहां मैंने समझाया है। और अगर आपको प्रोग्रामिंग से डर लगता है तो इस टॉपिक को आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक में अच्छी खासी प्रोग्रामिंग की समझ आती है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप स्किप कर दीजिए अभी के लिए। अब एरे में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक तो ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि एरे क्या है, कितने तरह का होता है, सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन, ये तो आपको याद ही रखना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों का सहारा है। जिनको प्रोग्रामिंग, गरीब मतलब जिनको प्रोग्रामिंग कम आती है,
उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एरे क्या होता है। तो ये बढ़िया डायग्राम वगैरह बना के आप समझा सकते हैं कि एरे क्या होता है, कैसे काम करता है। अब एरे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि ये आपको सर्चिंग पूछता है कि भाई एरे में सर्चिंग। तो एक देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लीनियर सर्च का प्रोग्राम बनाया है। सर्चिंग का मतलब है कि एरे के अंदर कोई एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो अब एक जो बनता है ये क्या है, लीनियर सर्च का प्रोग्राम है। लीनियर सर्च का प्रोग्राम का मतलब क्या है, देखिए दो तरह की सर्चिंग है। अगर मैं सर्चिंग को क्लासिफाई करूं तो आपको ऐसे आजकल इधर पिछले 2-3 सालों से बहुत क्वेश्चन भी आ रहे हैं इस पे कि एक मिनट जरा मैं कोई खाली जगह देख लूं। हाँ, ये मिल गई खाली जगह मुझे। तो अगर यहां पर देखें तो सर्चिंग दो तरह की होती है। सर्चिंग कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है लीनियर सर्च और दूसरी कौन है, बाइनरी सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च का मतलब होता है कि जहां पर डेटा, जैसे आपके एरे के अंदर आपके पास ये एरे है, इस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट हैं, आप वन बाय वन ढूंढ रहे हैं। मतलब आप पहले यहां देखेंगे, फिर 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 यहां देखेंगे। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आजकल पूछ रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास 10 एलिमेंट हैं तो वर्स्ट केस में 10 बार लूप चलेगी। अब वर्स्ट केस क्या होता है छोड़ दीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 बार लूप चलेगी, ऐसे समझिए, ठीक है। जबकि बाइनरी सर्च का कहानी अलग है। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि डेटा जो अरेंज होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। इस तरीके से डेटा अरेंज होते हैं और हम क्या करते हैं, लिस्ट को दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। पहले जैसे मान लीजिए कि लिस्ट है, तो अगर इसका हाफ कहाँ पे आता है, हाफ मान लीजिए इसका आ रहा है इस जगह पे, तो इस जगह पे हाफ आ रहा है, तो हमने इसको आधे पार्ट में तोड़ दिया। फिर हम आधे में फिर इसको तोड़ देते हैं, फिर इसको आधे में तोड़ तोड़ के आधे में तोड़ तोड़ के ढूंढते हैं। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। तो लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इन दोनों पे मैंने बहुत अच्छी वीडियोस बना रखी है। अगर आप इसको देखना चाहें तो मेरी उस प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन आप कम से कम याद रखिए कि जो सर्चिंग और लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है, बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। लॉग एन इसलिए होती है क्योंकि ये डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करती है। इसको आधा आधा डिवाइड करते हैं, फिर काम करते हैं, और इसमें हम सीक्वेंस से ढूंढते हैं, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से हम ढूंढते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये लीनियर सर्च का प्रोग्राम बनाया है कि यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने कुछ एरे ले लिया है, और एरे मतलब एरे ऐसे समझिए कि आपने कुछ यहाँ पर एरे ले लिया है और एरे के अंदर कुछ वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ही मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50। अब आपने एक नंबर कहा कि ढूंढना है, मान लीजिए नंबर आपने किसी ने नंबर दे दिया 30, ठीक है। तो अब लूप चल रही 0 से लेकर साइज तक और एक एक ढूंढ रहा है। तो पहले यहाँ पे चेक करेगा क्या इक्वल टू 30, नहीं, इक्वल टू 30, नहीं, इक्वल टू 30, हाँ। तो जैसे ही एरे ऑफ आई और नंबर मैच करेंगे तो फाउंड को 1 करके ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके चेक करेगा कि लूप के बाहर अगर फाउंड 1 है तो अभी अगर मिल रहा तो फाउंड 1 किया था आपने तो नंबर मिल गया, और अगर नहीं मिलता तो फाउंड 1 होगा नहीं, क्या रहेगा, फाउंड बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। 0 रहने का मतलब नहीं मिला, नहीं मिला तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका ये है आपका लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च के लिए वो चूंकि वो डिटेल प्रोसेस है तो मैंने उसकी अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट को मेरे चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे पूरी की पूरी आपको मैंने बाइनरी सर्च को बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे बात है कि अब एग्जाम में आता है सॉर्टिंग। दो तरह की सॉर्टिंग होती है। अब सॉर्टिंग के लिए भी आपको मुझे समझाना पड़ेगा कि सॉर्टिंग भी दो तरह की होती है। जैसे मैंने आपको सर्चिंग समझाया, तो सॉर्टिंग वैसे कई तरह की होती है, लेकिन जो एग्जाम में पूछता है सॉर्टिंग का मतलब था डेटा को अरेंज करना, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। जैसे हमने कहा सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग दो तरह की है। एक है कौन सी, सिलेक्शन सॉर्ट जो आपके एग्जाम में आती है, और एक है आपके पास कौन सा, बबल सॉर्ट, ठीक है, बबल सॉर्ट, ठीक है। तो मैं देखिए एक होता है एरे को लेना फिर एरे को प्रिंट कर देना, तो सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, तो मैं आपको सिंपल दोनों की देखिए यहाँ पे पहले बात को समझिए। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोनों को अच्छे से याद रखने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है सिलेक्शन सॉर्ट में, इस प्रोग्राम को देखिए, तो यहाँ पर एरे मान लिया है, फिर हमने कहा कि बिफोर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग से पहले एरे ये है, मतलब एरे को प्रिंट करा दिया है, और ये जो लॉजिक है ना यहाँ से यहाँ तक, ये है सॉर्टिंग की लॉजिक, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट की लॉजिक है। और अब उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया है। तो ये लॉजिक मैं आपको सिलेक्शन की भी समझाता हूं और बबल की भी समझाता हूं कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। देखिए अब मैं इसके अगर डिटेल में देखना है तो मेरी आप इसकी अलग अलग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैंने अच्छे से बना के रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले सिलेक्शन सॉर्ट का उतना कोड दिखाता हूँ जो कोड आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट का जो कोड होता है क्या होता है, यहाँ होता है फॉर, यहाँ पर फॉर, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास एरे है, मतलब मैं सिर्फ बीच वाला कोड लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, फॉर
i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज, साइज मान लीजिए 5 है तो 4 i प्लस प्लस, ठीक है। एंड फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस आर इक्वल देन कितना, सॉरी j इज इक्वल टू i प्लस 1, मतलब j चलेगा i से एक आगे से, कहाँ तक, साइज तक, और j प्लस प्लस, ठीक है। फिर क्या करते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पे कहते हैं कि यदि एरे ऑफ i बड़ा है किसके, एरे ऑफ j से, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ i, और एरे ऑफ i के अंदर क्या चला जाएगा, एरे ऑफ j, और एरे ऑफ j के अंदर क्या चला जाएगा, टेम्प चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसके पहले एरे को रीड करना है, एरे को प्रिंट करा देना, लेकिन ये हो गया आपका किसका, सिलेक्शन सॉर्ट का कोड। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट का कोड है, और सिलेक्शन सॉर्ट के कोड को आपको इसकी डिटेल में अगर आपको समझना है तो सिलेक्शन सॉर्ट की मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं, काफी मैंने इसको बनाया है अच्छे से, यहाँ पे आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आप बबल सॉर्ट देखना चाहते हैं तो बबल सॉर्ट में क्या होता है, बबल सॉर्ट में थोड़ा सा बदल जाता है यही कोड, ठीक है। इस कोड में कैसे बबल सॉर्ट में आता है, बबल सॉर्ट में अगर आप इस कोड को देखना चाहते हैं तो क्या होता है, आई तो ऐसे ही चलेगा, यहाँ जे चलता है कहाँ से, 0 से जे चलेगा, और जे चलेगा लेस आर इक्वल देन साइज माइनस आई माइनस 1 और जे प्लस प्लस। फिर यहाँ कंडीशन क्या लगाते हैं कि यदि एरे ऑफ जे बड़ा है किससे, एरे ऑफ जे प्लस 1 से, तो एक टेम्पररी वेरिएबल होता है, टेम्पररी वेरिएबल के अंदर क्या होता है, एरे ऑफ जे, ठीक है। और एरे ऑफ जे के अंदर क्या चला जाएगा, एरे ऑफ जे प्लस 1, और एरे ऑफ जे प्लस 1 के अंदर क्या चला जाएगा, टेम्प चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के कोड को आप इतना पार्ट अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, इतने पार्ट से आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एरे में सिर्फ दो, मतलब एक एरे में जो आपकी बात है, एक सर्चिंग वाला कोड इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा जो कोड इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सॉर्टिंग का, ठीक है, जो मैंने आपको नीचे बताया। अब डबल डायमेंशन में पहली बात तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का कोड है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का कोड याद कर लीजिए आप, अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप अपने से नहीं कर पाते तो याद कर लीजिए। याद में भी क्या करना है आपको, यहाँ पर सिंपल आपको मैट्रिक्स को यहाँ पर देखिए रीड किया है, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स को रीड किया है, और ये जो कोड लिखा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है, ये वाला जो कोड यहाँ चला आ रहा है, ये यहाँ तक का जो कोड है, ये कोड है मल्टीप्लाई का, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई में एक आई की लूप चलती है, एक जे की लूप चलती है, फिर यहाँ पे एक के की लूप चलती है, और आपको ये याद रखना पड़ता है सी ऑफ आई जे इक्वल टू सी ऑफ आई जे प्लस ए ऑफ आई के इंटू बी ऑफ के जे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना चाहिए कि किस तरीके से काम करता है। अगर आपको मल्टीप्लाई की और डिटेल में वीडियो समझनी है तो ये वीडियो मैंने आपको अपने चैनल पे बना रखी है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और अगर आप इस प्रोग्राम को कम से कम आप रट ही लीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिए कि हर साल ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब मैं इसको समझाऊंगा तो वीडियो कई घंटे की हो जाएगी, तो इसको मैं अभी समझाने नहीं जा रहा। हाँ, मैंने इसकी बहुत प्यारी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आती है स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग हैंडलिंग में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, वो है आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना, स्ट्रिंग को रिवर्स करना, और स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम चेक करना, ठीक है। स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम चेक करने का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम चेक करने का मतलब होता है कि जैसे एक शब्द आपको दे दिया गया, कहा गया कि भाई ऐसा है, मैडम लिखा है, और मैडम को क्या करना है, आपको सीधा पढ़ो और इसको उल्टा पढ़ो, तो दोनों में तो सेम ही आ रहा है, तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमने क्या किया है, एक नाम को रीड किया है, उसके बाद क्या किया, नाम की लेंथ को कैलकुलेट किया है। तो नाम की लेंथ का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे है MADAM मैडम, ये 0 1 2 3 4, तो अब आई के अंदर क्या कैलकुलेट हो गया था, लेंथ कैलकुलेट हो गया था, तो लेंथ को क्या घटा दिया आई माइनस 1, तो आई कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब जे चालू कहाँ से कर रहे हैं, 0 से, क्या कहे हैं कि जब तक नल न मिल जाए, तो आपको पता है ना कि यहाँ पे अंतिम में नल होता है स्ट्रिंग में, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, एन ऑफ जे एन ऑफ आई को मैच करा रहे हैं, तो हम इन दोनों को मैच कराते हैं। क्या दोनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं, दोनों MM है। फिर अगर है तो पैलिंड्रोम 1 है, पैलिन 1 है, और क्या कर रहे हैं, जे प्लस प्लस आई माइनस माइनस, जे यहाँ पे आया, जे यहाँ बढ़ा, और आई आपका यहाँ से यहाँ आया, फिर दोनों को मैच कराया, फिर दोनों मैच कर गए, फिर जे को क्या किया, यहाँ किया, आई को क्या किया, यहाँ किया,
फिर दोनों मैच कर रहे हैं, तो अगर ये अंतिम तक मैच करते रहे तो लूप क्या लेके आएगा, पैलिंड्रोम लेके आएगा। तो लूप के बाहर अगर पैलिंड्रोम है तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं है। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग में पैलिंड्रोम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और एग्जाम में अक्सर पैलिंड्रोम वर्ड क्या है इसका एग्जाम में आपको पूछा जाता है, तो ये खूब अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, जो लोग थियरीज पे काम चलाना चाहते हैं वो इनके याद रखें कि जो स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शंस है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखें। इनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको कर करके बताए हैं, तो आप इसके एग्जांपल्स को भी देखना चाहें तो भी याद रखें, नहीं तो कम से कम कौन सा फंक्शन, जैसे str लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करता है, ये कॉपी करता है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में, strcat दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करता है, और strcmp दो स्ट्रिंग को तुलना करता है, कंपेयर करता है। तो ये आपको अच्छे से आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। अब बात आती है फंक्शन की, तो फंक्शन में आपको ये सब छोटी मोटी चीजें आप तो मतलब ये थ्योरेटिकल पार्ट तो आप याद ही रखिए कि फंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है, इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं होती, खैर ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा बात होती है ना, वो बात होती है क्या, वो एक तो है गया कि जैसे आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, ये जैसे ये प्रोग्राम है फंक्शन के माध्यम से बना सकते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो रिकर्जन पे पूछा जाता है, ठीक है, कि रिकर्जन क्या है। तो फंक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जामिनेशन के हिसाब से कि रिकर्जन क्या है, तो रिकर्जन की मैंने बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बना रखी है। रिकर्जन आपको पता है कि जब एक फंक्शन जैसे आपने मेन के अंदर मेन को ही कॉल किया, मतलब एक फंक्शन के अंदर जब उसी फंक्शन को आप दोबारा कॉल करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, इस फंक्शन के अंदर आपने इसी को कॉल किया तो इसको क्या बोलते हैं, रिकर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो रिकर्जन से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फैक्टोरियल कैलकुलेट है, रिकर्जन से फैक्टोरियल और रिकर्जन से फिबोनाची, और एक बार और एक क्वेश्चन आया था रिकर्जन से एचसीएफ, तो फैक्टोरियल, फिबोनाची, एचसीएफ, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपकी प्लेलिस्ट में करा रखे हैं। आपको डिटेल में उसको समझना है तो आप वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज कम से कम इनको समझ लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिकर्जन काफी पूछा जाता है, और रिकर्जन से जुड़े अगर रिकर्जन पूछा गया तो एक पार्ट में डेफिनेशन होगी, एक पार्ट में या तो फैक्टोरियल या तो फिबोनाची या तो एचसीएफ का क्वेश्चन होता है जो रिकर्जन से करना होता है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, पहली बात तो स्ट्रक्चर क्या है आपको ये समझना होता है कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करता है, आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में जो सबसे आता है ना, वो एरे ऑफ स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक डेटाबेस बनाओ। डेटाबेस का मतलब, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब कि जैसे हमने कहा स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स ऑफ 5, तो यहाँ पे 5 लोगों का नेम एज एड्रेस, 5 लोगों का नेम एज एड्रेस यहाँ स्टोर हो गया ना, इसी चीज को प्रोग्रामिंग की भाषा में बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर हमने 5 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, अगर आप इसको देखें तो रीड मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ एंड कैलकुलेट एंड प्रिंट द टोटल परसेंटेज एंड डिवीजन। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ 200 स्टूडेंट, तो उसमें डरने की क्या बात है, जहां तक 4 की लूप चलेगी वहां पे 0 से लेके 199 तक की लूप चलेगी, कोई ऐसी समस्या तो है नहीं, ठीक है। तो वो बस आपको डराने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, और स्ट्रक्चर इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन क्या होता है कि स्ट्रक्चर का क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, तो उसको देखते ही आधे लोग डर जाते हैं। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ी सी अगर आप स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ज्यादातर लोग स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही छोड़ देते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से हैंडल करना है, ठीक है। अब जहां तक बात आती है, एग्जाम में एक चीज पूछता है कि स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मैं यहाँ पे एक बार रिकॉल कर दूं कि जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर और यूनियन, ये दोनों का सिंटैक्स बिल्कुल सेम होता है। तो आप स्ट्रक्चर का क्या होता है, जैसे आपने कहा स्ट्रक्ट, आपने कहा एसटीयू, मतलब स्टूडेंट आप कर दीजिए इसको, उसी तरह यूनियन का भी ऐसे ही होता है, यूनियन स्टूडेंट, ये आपने कर दिया। अब क्या होता है, यहाँ भी आपने कर दिया कैर नेम ऑफ कितना 30, यहाँ भी आपने कर दिया कैर नेम ऑफ क्या, नेम ऑफ 30, मतलब एक स्टूडेंट का नाम। फिर हमने कहा INT एज, आपने यहाँ पर भी कर दिया INT एज, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने कैर, यहाँ पर आपने कर दिया कैर एड्रेस ऑफ क्या 60, ठीक है। यहाँ पे कर दिया कैर एड्रेस ऑफ क्या हो गया 60। तो अब यहाँ पे दोनों में जो फर्क इसलिए होता है क्योंकि जो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि एक मेमोरी, बड़ी मेमोरी बनती है, ठीक है। इस बड़ी मेमोरी के अंदर समझ कर 3 बनेंगे, नेम के लिए अलग बनेगा 30 बाइट का, ठीक है, एज के लिए अलग बनेगा और एड्रेस के लिए अलग बनेगा।
जबकि यूनियन में ऐसा नहीं होता। यूनियन में क्या होता है कि एक ही मेमोरी ब्लॉक बनता है, सिर्फ एक ही ब्लॉक बनेगा जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है? एड्रेस है, तो ये 60 बाइट लेगा और सबको ये इसी पे रखेगा, चाहे नेम को, चाहे एज को, चाहे एड्रेस को। इसलिए एट ए टाइम इसको एक ही को एक्सेस किया जा सकता है इससे, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क होता है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, जो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पॉइंटर में आपको पहली बात तो पॉइंटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये 2 नंबर का फिर क्वेश्चन होता है कि पॉइंटर किस काम आता है। तो मेमोरी वेरिएबल होते हैं जो एड्रेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है? सिंपल, जब पॉइंटर के साथ साथ हम प्लस प्लस यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक। ये क्या करता है? अगली लोकेशन पे ले जाता है। और माइनस माइनस क्या करता है? ये पिछली लोकेशन पे ले जाता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस का एग्जांपल है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है? जैसे स्वैप का प्रोग्राम है, 2 नंबर को स्वैप करना है, 1020 है, तो यहाँ पर जब आप स्वैप कराएंगे तो ये स्वैप नहीं होगा, यहाँ पर स्वैप नहीं होगा और यहाँ पर स्वैप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम फंक्शन के अंदर वैल्यू को एज आर्गुमेंट पास करते हैं तो जो भी चेंजेस फंक्शन के अंदर होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते। जबकि जब हम एड्रेस को आर्गुमेंट पास करते हैं तो जो भी चेंजेस फंक्शन के अंदर होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं, क्यों नहीं करते, इसका मैंने कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस की अलग डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। अदरवाइज इसको आप याद रखिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये बस फंक्शन से आप याद रखिए। एग्जाम में फंक्शन पूछता है, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए मैलॉक, मल्टीपल ब्लॉक के लिए कैलॉक और मेमोरी को फ्री करने के लिए फ्री फंक्शन है जो मेमोरी को मैनेजमेंट के काम में आते हैं, ठीक है। एग्जाम में हर बार पूछा जाता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के जो फंक्शंस हैं, ये जो एफ ओपन, एफ गेट सी, ये थ्योरेटिक में अक्सर हर साल ही पूछा जाता है कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, फाइल हैंडलिंग के फंक्शन बताइए। तो फाइल हैंडलिंग के जो फंक्शन है, ये फाइल को ओपन करने के लिए, एक एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए, एक कैरेक्टर को मेमोरी पे भेजने के लिए, फाइल को क्लोज करने के लिए, तो ये सारे फंक्शंस हैं। इनका सिंटैक्स याद रखेंगे तो आपको बिना प्रोग्रामिंग किए भी ठीक ठाक नंबर इसमें मिल जाएंगे। और इसमें प्रोग्राम क्या पूछता है? ये फाइल हैंडलिंग में वैसे तो फाइल को क्रिएट करना, फाइल को रीड करना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी न कभी आया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछता है एक फाइल की डुप्लीकेट बनाना, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि एक फाइल पहले से यहाँ पर बनी है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे फाइल बनी है जिसका नाम क्या है, फर्स्ट डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल बनी है, मुझे इसकी एक डुप्लीकेट बनाना है, किस नाम से? मान लो sec डॉट टीएक्सटी नाम से। तो कैसे बनेगी? ये उसका प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब ये कैसे काम करेगी ये भी मैंने अलग वीडियो में बताया है, अभी मैं यहाँ पे डिटेल में करूंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो एक एक करके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेटा को यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम हर 3 बार में 2 बार आता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से चीजों को समझ लेना है, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ जो अंतिम में आपसे पूछता है मैक्रो आजकल क्या है, तो मैक्रो क्या होता है? मैक्रो एक तरीके के, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो वन लाइनर फंक्शन की तरह आप समझिए, ठीक है। वैसे तो सब्स्टिट्यूशन कोड होते हैं, लेकिन आप समझिए फंक्शन की तरह होते हैं कि एक लाइन में हमने फंक्शन लिखा है कि ए बड़ा, ए और बी आर्गुमेंट है, ए बड़ा है बी से तो ए नहीं तो बी, यहाँ पर हमने इसको कॉल किया है। तो फंक्शन में क्या, माइक्रो फंक्शन में क्या डिफरेंस है? जब फंक्शन होता है तो क्या होता है कि कॉल जाता है अपनी डेफिनेशन के पास, लेकिन माइक्रो में ऐसा नहीं होता। माइक्रो में होता है कि ये डेफिनेशन उठ के आती है कहाँ पर? अपने फंक्शन के बाद, ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो भी कोई बात नहीं। इसको आप याद रखिएगा कि ये जो हैश डिफाइन के साथ लिखा जाता है ये माइक्रो है, जो वन लाइनर है, जो फंक्शन से तेज काम करते हैं। ये कुछ बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल के हिसाब से ये स्टोरेज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको समझनी चाहिए कि स्टोरेज क्लासेस क्या है, ये कैसे काम करती हैं। तो ये बहुत बेहतरीन थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। और अंतिम में जो मैं एक बात करूंगा वो बात ये है कि आपसे ये पूछता है अक्सर एग्जाम में कि लिंक लिस्ट क्या है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट क्या है, ये इधर कई सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि लिंक लिस्ट क्या है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लिंक लिस्ट एक तरीके की लिस्ट होती है, मतलब एक डायनेमिकली, लिंक लिस्ट इज अ डायनेमिक लिस्ट। डायनेमिक लिस्ट का मतलब कि लिस्ट का मतलब जहां पे ढेर सारे एलिमेंट को अरेंज किया जा सके, ठीक है। तो अब लिंक लिस्ट कितने तरह की होती है, अगर आप इसको देखें, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के जो टाइप्स होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला होता है कौन सा? सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। ये मैं जल्दी से आपको समझा दूं, सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। दूसरा डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। और तीसरा सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसको ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है।
सिंगली लिंक लिस्ट को ऐसा समझिए कि जैसे आप ऐसा समझिए कि अगर मैं कहूँ कि सिंगली लिंक लिस्ट को मैं आपको डिफाइन करूँ, सिंगली लिंक लिस्ट तो ज्यादा सरदर्द नहीं है, एकदम आसान सी बात है। जैसे हमने कहा हमारे पास एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 10, 20 और 30। तो कैसे डिफाइन करेंगे? एक लिंक लिस्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा पार्ट, मतलब एक नोड इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक होता है डेटा पार्ट, दूसरा क्या होता है? एड्रेस। किसका? दूसरे नोड का। तो ये इसका एड्रेस क्या होगा? मान लेते हैं 111। 20 का एड्रेस कितना है? मान लेते हैं 222। ठीक है। और 30 का एड्रेस क्या है? मान लेते हैं 333। ये है इसका एड्रेस, मान लेते हैं 33333 है। तो क्या है कि अब इसके इसका 111 के पास किसका रहेगा? 222 का एड्रेस रहेगा, तो 222 ये इससे जुड़ गया। इसके पास किसका एड्रेस रहेगा? 333 का, तो ये किस इससे जुड़ गया। अब आगे कुछ है क्या? नहीं है, तो नल कर दीजिए। यहाँ पर क्या कर दीजिए? यहाँ पर किसका होगा? पहले नोड का एड्रेस होगा, इसको बोलते हैं हेड, और हेड के पास क्या होगा? 111। ये हो गया आपकी सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है। अगर हम लोग बात करें डबली लिंक लिस्ट की, ठीक है, तो ये बस आप समझे रहिए, इसमें बस इतना ही पूछता है, इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। बात करें अगर डबली लिंक लिस्ट की, तो डबली लिंक लिस्ट किसको बोलते हैं? अगर हम इसी को मान लें कि जैसे 10 है, 20 है, 30 है, और इसको अब ऐसे समझिए, इसमें अब दो डिब्बा बना दीजिए। ठीक है। तो एक 10 है, इसका एड्रेस मान लीजिए 1111। एक क्या मान लीजिए? 20 है, तो 20 को मतलब बीच में रखिए इसको। ठीक है। और एक कितना है? 30 है, इसको भी इधर रखिए। तो अब इसका एड्रेस मान लेते हैं, इसका एड्रेस मान लेते हैं 2222, इसका एड्रेस मान लेते हैं 3333। तो क्या होगा? इसके पास अगले का एड्रेस होगा, मतलब 222 का एड्रेस होगा, और इसके पास किसका होगा? पिछले का एड्रेस होगा। पिछले का एड्रेस मतलब 111 का एड्रेस हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। इसके पास अगले का एड्रेस होगा, मतलब 333 कनेक्ट हो गया। ठीक है। और इसके पास क्या हो गया? 222 का हो गया, तो ये हो गया आपका। यहाँ क्या हो जाएगा? इससे पहले कुछ है क्या? नहीं है, नल। इसके बाद कुछ है क्या? नहीं है, नल। इसके पास पहले के यहाँ पे एक हेड होगा, और हेड के पास पहले का एड्रेस रहेगा। तो इससे क्या होता है? सिंगली में क्या होता है कि हम सिर्फ आगे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। जैसे देखिए, किसी भी आगे वाले के पास पीछे वाले का एड्रेस नहीं है। डबली में क्या होता है कि किसी आगे भी जा सकते हैं और आगे वाले के पास पीछे भी जा सकते हैं, तो आगे पीछे दोनों जा सकते हैं। सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर में बस इतना होता है कि हेड यहाँ पे नहीं होता, बल्कि अंतिम में नल की बजाय किसका एड्रेस होता है? पहले नोड का एड्रेस होता है। पहले नोड का एड्रेस 111 ऐसे हो जाएगा, तो ये आके इससे मिल जाएगा। तो हम ऐसे जा सकते हैं, और ऐसे जाने के बाद ऐसे घूम के आ सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? सर्कुलर। तो ये मैंने कवर कर लिया पूरा का पूरा, आपको सी लैंग्वेज में हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करी। चूंकि हर कंटेंट को समझा पाना थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, और इसको आप एक बार देख लेंगे और इसके हिसाब से अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई वजह नहीं कि आपको कोई एग्जाम में फेल कर दे। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।